नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस की एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ अवर अर्थ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको बता दूं कि बहुत बार यूपीएससी इस चैप्टर से अन्य अन्य तरह के सवाल पूछ चुकी है, फिर भले वो प्रीलिम्स हो, फिर भले वो मेंस हो, बल्कि कुछ कुछ एस्पिरेंट्स से इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर सवाल दोस्तों इंटरव्यू तक में पूछे जा चुके हैं। दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस लेक्चर को प्लीज पूरा देखिए। इसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि धरती के अंदर जो मिलने वाली अलग अलग लेयर्स हैं वो कौन सी होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रॉक्स के बारे में, क्या क्या तरह के रॉक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इग्नियस रॉक हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक हुआ, सेडिमेंट्री रॉक हुआ, और उसके बाद हम लोग अंत में ये भी बात करेंगे अबाउट समथिंग कॉल्ड एज द रॉक साइकिल, कि किस तरीके से ये तीनों के तीनों रॉक्स असल में आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, क्या क्या रिलेशनशिप्स रखते हैं। इन्हीं ब्रीफ चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। ऑल्सो आपसे बता दें कि अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है और देखने में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, साथियों हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट को क्रिएट किया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे मैं पिन्ड कमेंट में अवेलेबल करवा रहा हूं। वहां पर जाकर के आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को देखिए जिसमें कि आप लोग एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो शुरू करने के पहले बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए दोस्तों लेकर आया है सुपर कोचिंग का एक बहुत ही यूनिक और अनोखा इनिशिएटिव, जिसके चलते आप लोग इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट से अपने घर बैठ के पढ़ सकते हैं। इसमें इंडिया के ऐसे ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिले हैं जो कि ऑलरेडी टॉप रैंकर्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी इस एक्सपीरियंस के साथ आते हैं कि उन्हें मालूम है क्या आपको करना है क्या नहीं करना अगर आपको अपनी सिलेक्शन यूपीएससी में करवानी है। और इनसे पढ़ने के लिए आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे करनी होगी, दैट इज ओनली एंड ओनली 30,000 रुपीज़ पर एनम, जिसमें कि 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। तो इफेक्टिव कॉस्ट जो आपको पड़ेगी दैट इज ओनली 24,000 रुपीज़ पर एनम। और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ऑल राइट, शुरू करते हैं। हमारी धरती के बारे में बात करते हैं। द अर्थ अवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। बिल्कुल सही बात है। आउटसाइड तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से धरती पे बदलाव होते रहते हैं। हमारे वायुमंडल में, हमारे लिथोस्फीयर के ऊपर, धरती के ऊपर किस तरीके से बदलाव होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी धरती के अंदर भी, हमारी धरती के भीतर भी कई सारे बदलाव होते रहते हैं। याद कीजिए मैंने आपको क्लास 6th में एक ब्रीफली हमने बात करी थी रिगार्डिंग समथिंग कॉल्ड एज प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स होती क्या है हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन रिमेंबर हमने आपको बताया था कि धरती पे बनने वाले जो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स है ना, वो असल में इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस की इंटरैक्शन से बनते हैं। इसका मतलब इंटरनली भी कुछ ना कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, और इंटरनली प्रोसेसेस हो रहे हैं इसका मतलब इंटरनली कुछ ना कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं, जिसके चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी धरती अंदर से भी एक डायनेमिक प्लैनेट है। केवल बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी, इनसाइड द अर्थ ऑल्सो अ लॉट ऑफ डायनेमिज्म इज टेकिंग प्लेस। नाउ ये वाली जो धरती का इनसाइड है ना, इसको जोग्राफर्स ने बांटा हुआ है 3 अलग अलग लेयर्स में। वो 3 अलग अलग लेयर्स कौन सी हैं? नंबर 1 लेयर आती है क्रस्ट, नंबर 2 लेयर आती है मैंटल, और दोस्तों नंबर 3 लेयर आती है कोर की। यहां पर आप लोग देखिए नंबर 1 लेयर आपके सामने क्रस्ट की है, नंबर 2 लेयर आपके सामने मैंटल की है, नंबर 3 लेयर आपके सामने आती है कोर की, जिसको कि फर्दर ईजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आउटर और इनर कोर में बांटा गया है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो क्रस्ट है वो बेसिकली जाता है 5 से 50, उसके बाद आपका मैंटल जो है वो 2900 तक जाता है, देन आउटर कोर आपकी जाती है 5100 तक, और इनर कोर आपकी चली जाती है 6370 किलोमीटर तक, जो कि धरती का बिल्कुल डीप डाउन अंदर जाकर के हमें बिल्कुल लास्ट पॉइंट देखने को मिलता है। नाउ अगेन द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज अगर आप इसमें जाएंगे तो इस तरीके से आप अंदर अंदर जाते रहते हैं। इनका सेंटर वही है, इनका सेंटर, सभी लेयर्स का सेंटर यही है। देखिए पहली वाली लेयर का भी सेंटर यही है, दूसरी वाली लेयर का भी सेंटर यही है, तीसरी वाली लेयर का भी सेंटर यही है, चौथी वाली लेयर का भी दोस्तों सेंटर आपको यही देखने को मिलता है।
अपर मोस्ट लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ये वाली जो क्रस्ट की थिकनेस है ना, ये वेरी करती है। अब इसमें वेरी कैसे करती है, आप देखिए धरती के ऊपर आपको दो तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। एक आपको देखने को मिलते हैं महाद्वीप और एक आपको देखने को मिलते हैं महासागर, यानी कि कॉन्टिनेंट्स, और दूसरा आपको देखने को मिलते हैं ओशंस। दोस्तों कॉन्टिनेंट्स के ऊपर इसकी जो थिकनेस है ये 35 किलोमीटर की थिकनेस आपको देखने को मिलती है, और ओशंस के ऊपर इस पर्टिकुलर क्रस्ट की जो थिकनेस है ये आपको केवल 5 किलोमीटर की देखने को मिलती है। इसमें भी डिफरेंस है कि कॉन्टिनेंट के ऊपर जो मिलने वाला क्रस्ट है उसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें जो आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं वो अलग हैं, और ओशन के ऊपर मिलने वाला जो क्रस्ट है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो अलग है। कॉन्टिनेंटल मास पे मिलने वाला जो आपका क्रस्ट है दोस्तों, उसमें आपको देखने को मिलता है सिलिका और एल्यूमिना, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉल में सियाल कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये देखिए सिलिका का शॉर्ट क्या हुआ SI, एल्यूमिना का शॉर्ट क्या हुआ AL, तो इससे बन गया आपका सियाल। सिमिलरली ओशन के ऊपर आपको मिलता है सिलिका और मैग्नीशियम। अब आप खुद समझ जाइए कि इसको हम लोग सीमा कहते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट के ऊपर सियाल कहते हैं दोस्तों, ओशन के ऊपर सीमा कहते हैं। ये आपका फर्क है क्रस्ट का अबव द कॉन्टिनेंटल मास एंड अबव द ओशियानिक मास। कॉन्टिनेंटल मास के ऊपर जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर की है, यानी कि मोटा है। ओशन के ऊपर थिकनेस इसकी कम है। कॉन्टिनेंट के ऊपर जो कॉम्पोजिशन है वो सियाल की है, ओशन के ऊपर इसकी कॉम्पोजिशन दोस्तों सीमा की है। मैं क्यों दोहरा रहा हूं, इस चीज को लेकर यूपीएससी कई बार सवाल पूछ चुकी है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स इस चीज को लेकर सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं। जैसे ही क्रस्ट खत्म होता है उसके जस्ट नीचे शुरू हो जाता है मैंटल, जो कि जाता है 2900 किलोमीटर तक। तो मैंटल जो है वो असल में काफी ज्यादा एरिया को घेर रहा है। बल्कि एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। अब आप देखिए कि लगभग ऐसा मान लीजिए कि चलिए 50 किलोमीटर तक ऑन एन एवरेज हमारा क्रस्ट है। दोस्तों जब हम 50 किलोमीटर से नीचे जाते हैं लगभग 2900 किलोमीटर तक, तो आपका आता है मैंटल, और 2900 किलोमीटर से लेकर जब हम ऑलमोस्ट 6300 किलोमीटर, मैं एवरेज मान के चल रहा हूं, जब यहां तक जाते हैं तो कोर आता है। नाउ ज्योग्राफर्स ने इस चीज को भी यहां पे समझ रखा है कि जो क्रस्ट है वो असल में पूरी धरती के वॉल्यूम का केवल 1% फॉर्म करता है, वहीं जो आपका मैंटल है वो अप्रोक्सीमेटली 84% फॉर्म करता है, और जो बचा हुआ 15% है वो आपको कोर में देखने को मिलता है। फिर से सुन लीजिए, क्रस्ट ओनली 1%, मैंटल इज द मेजॉरिटी जो कि 84% फॉर्म करता है, और दोस्तों जो कोर है वो लगभग 15% के आसपास फॉर्म करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर भी दिया हुआ है कि द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड वो साउथ अफ्रीका में है, जो कि लगभग 4 किलोमीटर डीप है। और आपको बता दें कि अगर आप धरती के बिल्कुल एंड तक जाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट वो पॉसिबल नहीं है। आपको 6000 किलोमीटर, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 6371 किलोमीटर का एक खड्डा यहाँ पे खोदना होगा, तब जाकर के आप पता लगा पाएंगे कि धरती के बिल्कुल सेंटर में जाकर के, बिल्कुल अंदर जाकर के यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। आज से बहुत साल पहले एक हॉलीवुड की मूवी आई थी जिसका नाम था कोर। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ऑब्वियसली वो एक साइंस फिक्शन मूवी है, वहां तक पहुंचना नियरली इम्पॉसिबल है। नियरली इम्पॉसिबल क्या, बहुत दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है आप धरती के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। तो ये है कुछ बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग द क्रस्ट, मैंटल एंड द कोर। अभी हमने बहुत ही कहानी को ऊपर ऊपर से समझा है, बिकॉज ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है। आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्लास 11th की एनसीईआरटी में दोस्तों चीज़ों को बहुत डेप्थ में आपको समझाया जाएगा कि क्रस्ट, मैंटल, कोर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या उसकी खासियतें होती हैं। यहाँ पर भी आप लोग को मैं एक और चीज़ याद करवा दूँ, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो धरती है वो पूरा स्फेयर नहीं है। धरती की शेप को हमने क्या नाम दिया था दोस्तों, धरती की शेप को हमने जियोइड का नाम दिया था, आपको याद होगा। और ये जियोइड जो है ये बेसिकली ऐसी फिगर्स के लिए नाम दिया जाता है विच लुक लाइक द अर्थ, विच आर योर अर्थ लाइक, राइट सर, विच आर योर अर्थ लाइक। ना यहाँ पे आप देखिए कि इस तरफ जो है धरती का जो रेडियस है इक्वेटर के ऊपर वो कितना है 6378, और पोल्स के ऊपर धरती का रेडियस 6356 है। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि अगर कल को आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई धरती का रेडियस क्या है, तो ना तो धरती का रेडियस ये है ना धरती का रेडियस ये है। धरती का रेडियस दोस्तों ये वाला लिया जाता है, दिस इज समवेयर इन द मिडल, इन दोनों के बीच में ये वाली फिगर को यहाँ पे लिया गया है। 6371 किलोमीटर का रेडियस धरती का माना जाता है। आप चाहें तो गूगल सर्च कर लीजिए, चाहे तो किसी भी किताब में जाके देख लीजिए, जो एग्जैक्ट रेडियस धरती का माना जाता है वो 6371 किलोमीटर ही माना जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कॉन्टिनेंट और ओशियानिक क्रस्ट में फर्क होता है। ये देखिए, ये आपका कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर चट्टानें बनी हुई हैं,
ये नीचे वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये दोस्तों आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और आप देख सकते हैं कितना मोटा है ये, इसकी विड्थ कितनी है, कितना ज़्यादा मोटा है ये। सिमिलरली अगर आप ये वाला ओशन का पार्ट है, ये आपका ओशन है, ठीक है, ये ओशियानिक क्रस्ट है, ये पतला है। ओशियानिक क्रस्ट पतला है और ये ओशन के नीचे आता है। फिर से याद कर लीजिए, यहां पर दोस्तों आपको सियाल देखने को मिलता था और यहां पर आपको सीमा देखने को मिलता था। अभी हमारा मेन फोकस केवल क्रस्ट के ऊपर था। मैंटल को लेकर हम लोग थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि वो यही है कि मैक्सिमम वॉल्यूम लेने वाली अगर कोई लेयर है तो वो दोस्तों आपकी मैंटल है। इनर मोस्ट लेयर जो है उसे कोर कहा जाता है विद अ रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर्स, एज इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। इसको कभी कभार नाइफ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? याद कीजिए, केमिस्ट्री में दोस्तों निकल का केमिकल सिंबल क्या है? Na है। आयरन का सिंबल क्या है दोस्तों? Fe है। तो इस तरीके से इसको नाइफ कहा जाता है, निकल के Na से, फेरस के Fe से, जिसके चलते इसको नाइफ का नाम दिया गया है। बल्कि आजकल इस तरह की एक्सप्लोरेशंस चल रही हैं नासा के द्वारा, वो एक ऐसे प्लैनेट को जाकर के एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका जो कोर है वो नाइफ से बना हुआ है। तो उनको लगता है कि अगर उसका कोर नाइफ से बना हुआ है तो शायद वहां पर कुछ हमें सिमिलर कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो हम लोग लेसन्स धरती से लेते हैं, उन्हीं लेसन्स को हम लोग अप्लाई करते हैं दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर इन ऑर्डर टू सर्च फॉर लाइफ एल्सवेयर। जस्ट मैंने आपको एक करंट एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी आजकल के साइंस एंड टेक के मिशंस में हो रहा है। ऑब्वियसली जब आप और अंदर जाएंगे, सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑब्वियसली जितना आप अंदर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे, आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो दोस्तों बढ़ता ही जाता है। इट हैज़ अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एज यू गो डीप इनसाइड द अर्थ। सो अब दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं, दैट इज रॉक्स एंड मिनरल्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि जो धरती के 3 डोमेन्स हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। ये जो लिथोस्फेयर है ना, दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड एज रॉक्स एंड मिनरल्स। तो उन्हीं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। The Earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the Earth's crust is called as a rock. कुल मिला के 3 तरह के रॉक्स हमारे पास होते हैं। मिनरल्स के बारे में बातचीत करूंगा once we talk about rocks। दोस्तों जो आपके 3 तरह के रॉक्स होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला आपका इग्नियस रॉक है, दूसरा दोस्तों आपका सेडिमेंट्री रॉक है, तीसरा आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। नाउ इनके हम लोग वर्ड ओरिजिन्स को भी जान लेते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। इग्नियस जो है वो लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आग। सेडिमेंट्री भी लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक भी ग्रीक वर्ड लिया गया है मेटामॉर्फोस से, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। आई थिंक आपने मेटामॉर्फोसिस के बारे में शायद कभी सुना होगा। अगर आप लोग बायोलॉजी के बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली सुना होगा कि मेटामॉर्फोसिस बेसिकली जब किसी चीज़ में कोई चेंज आता है, कोई बदलाव आता है, तो उस केस में हम लोग उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो वो वाला जो मेटामॉर्फोसिस होता है, उससे बनने वाले जो रॉक्स होते हैं, जब कोई बदलाव आता है तो उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कह देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जब मोल्टन मैग्मा कूल करता है, इट बिकम्स सॉलिड। अब ये क्या हो रहा है? बेसिकली आपका धरती है, ये देखिए धरती का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे अंदर से वॉल्केनो फटा, ज्वालामुखी फटा, और ये बाहर आके इस तरीके से बाहर आकर के इसने अपना लावा बाहर निकाल दिया। जब ये लावा बाहर निकला, तो लावा जब बाहर निकला तो यहाँ पर आके कुछ पत्थर बने, और जब ये बाहर आएंगे तो सडनली ठंडा होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज धरती के अंदर तो हीट और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा थी। जब ये बाहर आएंगे तो प्रेशर कम होगा, हीट कम होगी, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जब ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो ये जम जाता है, और ये जब जम जाता है तब ये रॉक बनाता है, जिसको कि हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि इसी तरह के जो रॉक्स होते हैं वो धरती के अंदर भी आपके ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो रॉक्स धरती के अंदर ठंडा हो रहे हैं उनमें जो टाइम लगेगा और इनमें जो टाइम लगेगा वो काफ़ी डिफरेंस होगा। T2 विल बी वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू T1। और यही डिफरेंस है कि 2 तरह के इग्नियस रॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। जो बाहर वाले इग्नियस रॉक्स होते हैं, वेरी सिंपल नेम, इनको हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और जो दोस्तों अंदर वाले इग्नियस रॉक्स होते हैं, इनको हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस इमेज से कि ये जो आपका मैग्मा है, ये अंदर भी तो कूल हो सकता है, बाहर भी कूल हो सकता है। जब ये अंदर कूल होता है, इंट्रूसिव, कूलिंग टाइम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और ऑब्वियसली जब ये अंदर कूल होगा तो इसमें जो
आपके पत्थर के दाने बनेंगे वो छोटे बनेंगे, इट विल बी स्मॉल टू मीडियम, बिकॉज ये अच्छे से कूल नहीं हो पा रहा, इसके साइड से इसको बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिल रही होगी। लेकिन जब वहीं अगर आप एक्सट्रूसिव रॉक्स की बात करेंगे, जब आपका पत्थर बाहर आ जाता है तो कूलिंग टाइम जो है इट बिकम सेकेंड्स टू मंथ्स, और टेक्सचर जो है वो इनविजिबल और माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स का होता है। यहाँ पर आपका जो बाहर आकर के बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो उस केस में आपका बहुत ही छोटा आपको रॉक देखने को मिलता है। तो ये आपके एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स के कुछ डिफरेंसेस हैं। अगेन बहुत ज़्यादा घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, हम लोग डिटेल में इन चीज़ों के बारे में आगे जाकर के बातचीत करेंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें आपको कंसोलिडेट होती हुई देखने को मिलेंगी कि अच्छा इस तरह के रॉक्स होते हैं, इस तरह से बनते हैं। अभी हमने बेसिक जान लिया है कि इग्नियस रॉक्स किस तरीके से पैदा होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी ले सकते हैं। इंट्रूसिव में डायोराइट है, ग्रेनाइट है, पेगमेटाइट है, गैब्रो है। एक्सट्रूसिव में बेसाल्ट है, एंडीसाइट है, रायोलाइट है, स्कोरिया है। कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम याद रख लीजिए, उतना ही बहुत है। कभी कभार आपको मेंस में एग्जाम्पल देने पड़ जाते हैं अपने आंसर को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट बात आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसा कि इसका नाम है, बेसिकली कुछ सेडिमेंट से बनते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ी चट्टान है, यहाँ पर क्या होगा ना कि रॉक्स जो है वो इस चट्टान के ऊपर से रोल डाउन होना शुरू करते हैं। जब ये रोल डाउन होना शुरू करेंगे तो टूटना शुरू करेंगे। जब ये टूटना शुरू करेंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स भी बनना शुरू करेंगे, और ये वाले जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, बस इन्हीं को यहाँ पे सेडिमेंट्स कहा जाता है। कि ये वाले रॉक्स जब ऊपर से बहना शुरू करते हैं, नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं, दोस्तों इन्हीं को तो यहाँ पे सेडिमेंट्स कहा जाता है। ये वाले सेडिमेंट्स, इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इनका कंप्रेशन होता है, और इनके कंप्रेशन के दौरान इनकी हार्डनिंग हो जाती है, जिसके चलते ये लोग आगे जाकर के रॉक्स बना लेते हैं, और इन्हीं रॉक्स को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगेन एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा जो कि आगे आने वाली क्लासेस में होगा, कि जैसे ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, इनके बनने का एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और इनके प्रोसेस में होने वाले अलग अलग प्रोसेसेस हैं। मतलब इस पूरे के पूरे यहाँ से ए से जेड तक जाने में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। दोस्तों जो बीच में अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, उसके आधार पर हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये वाला सेडिमेंट्री रॉक इस प्रोसेस से बना है, ये वाला सेडिमेंट्री रॉक इस प्रोसेस से बना है। तो उस तरीके से हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट गो इनटू डिटेल डेप्थ ओवर हियर, बिकॉज वो फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन आई होप आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ए से जेड तक पहुंचने में, मतलब इस बड़े पत्थर से छोटे सेडिमेंट्स तक और छोटे रॉक्स तक पहुंचने में बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। अलग अलग प्रक्रियाओं के आधार पर नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स की क्लासिफिकेशंस में आ जाते हैं। तीसरा और आखिरी टाइप का कैटेगरी है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक बड़ा सिंपल है, किसी भी रॉक में जब किसी भी वजह से बदलाव आता है तो उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मान लीजिए कि इग्नियस रॉक में कोई पर्टिकुलर हीट और टेम्परेचर के चेंजेस आए, प्रेशर के चेंजेस आए, उस केस में वो कोई और रॉक बन गया। कौन सा रॉक बन गया? लेट्स से वो कोई XYZ रॉक बन गया। दोस्तों इस रॉक को हम क्या बोलेंगे? इस रॉक को हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। सिमिलरली कोई सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें कि हीट, टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से वो कोई और रॉक बन गया जिसका नाम है PQR रॉक। इस रॉक को हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। सो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल। तो बेसिकली जो आपका ये स्लेट है ये क्या है? ये मेटामॉर्फिक है। जो आपका मार्बल है ये क्या है? ये दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक है। इस तरीके से जब कहानी किसी भी रॉक में कुछ भी चेंजेस की वजह से कोई और रॉक पैदा होता है, इसको दोस्तों हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। नाउ इन तीनों रॉक्स को हम लोग आपस में भी जोड़ सकते हैं। कैसे हम लोग इनको जोड़ सकते हैं? रॉक साइकिल के माध्यम से। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टन कंडीशंस इन अ साइक्लिकल मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द रॉक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रॉक साइकिल। नाउ यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है, इसके अंदर जितने भी एरोज लगे हुए हैं आपको उनको समझना है। कैसे? ये देखिए, ये आपका मैग्मा था दोस्तों। मैग्मा से इग्नियस रॉक बन सकता है और इग्नियस रॉक से मैग्मा बन सकता है। मैग्मा से इग्नियस रॉक कैसे बना? मैग्मा जब बाहर आया तो इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक अगर अंदर है, हो सकता है कल को मैग्मा उसको एब्जॉर्ब कर ले तो फिर से वो मैग्मा में चला गया। तो यस, ये वाला एरो जस्टिफाई होता है, इधर को भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है। ये वाला इग्नियस रॉक कल को टूट फूट के सेडिमेंट्स में बन गया, जो कि आगे जाकर के सेडिमेंट्री रॉक बन गया।
बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि इग्नियस में कुछ चेंजेस आए, जो कि जैसे वो स्लोप से नीचे आ रहा था रॉक, तो उस केस में वो सेडिमेंट्री रॉक बन गया। सेडिमेंट्स की वजह से बना, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक है। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं तो इसको मेटामॉर्फिक क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि दोस्तों ये सेडिमेंट्स की वजह से बना। यहाँ पे एग्जामिनर यहाँ पर बहुत ही क्लियरली आपको दिखाया जा रहा है कि प्रोसेस में बीच में सेडिमेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि सेडिमेंट्स आ रहे हैं इसीलिए वो सेडिमेंट्री रॉक में तब्दील हुआ। अब हीट और प्रेशर की चेंजेस की वजह से यही वाला इग्नियस रॉक जो है आप देखिए मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकता है, और यही वाला सेडिमेंट्री रॉक जो है ये भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकता है। कल को हो सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक भी आगे जाकर के सेडिमेंट्स में टूट जाए और उसके बाद वहां से जो पत्थर बने वो शायद आपका सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक धरती के अंदर चला जाए और मैग्मा के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए तो फिर वो मैग्मा में चला जाएगा। हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक धरती के अंदर जाकर के मैग्मा में अब्जॉर्ब हो जाए तो वो अगेन मैग्मा में चला जाएगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला रॉक साइकिल भी बड़े अच्छे तरीके से आपको बताता है। ये देखिए मैग्मा है, मैग्मा की कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हुई तो क्या बना? इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक में वेदरिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुई, डिपोजिशन हुई तो क्या बना? सेडिमेंट्स बने। सेडिमेंट से दोस्तों आपका ये अलग अलग प्रोसेसेस, सीमेंटेशन, कंपैक्शन, लिथिफिकेशन, इसके बेसिस पे सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ हीट और प्रेशर के चेंजेस हुए तो क्या बन गया? मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। इग्नियस रॉक में कुछ हीट प्रेशर का चेंज हुआ तो क्या बन गया? मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। कल को मेटामॉर्फिक रॉक में कुछ वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन हो जाएगी तो वो सेडिमेंट्स में तब्दील हो जाएगा, जिससे कि अगेन सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। सेडिमेंट्री रॉक में भी कुछ वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है जिससे कि वो अगेन सेडिमेंट्स में बदल सकता है, जिससे कि वो अगेन सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। और कल को ये चीजें अगर मान लीजिए कि आपका मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट हो जाता है, मैग्मा उसको अब्जॉर्ब कर लेता है तो मैग्मा में चला जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक में मेल्टिंग होती है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है तो वापस मैग्मा में चला जाएगा। इस तरीके से मैग्मा और तीनों के तीनों रॉक्स और सेडिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। इस रॉक साइकिल को 2-3 बार देखिए, जो बातें मैंने कही हैं उसको रिवाइंड करके फिर से सुनिए, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि बेसिकली ये रॉक साइकिल आपस में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर कि असल में सभी के सभी रॉक्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक्स। दीज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। व्हेन द igneous sedimentary are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. This molten magma again cools down and solidifies into igneous rocks. इस तरीके से आपका पूरा का पूरा रॉक साइकिल खत्म हो जाता है। मैंने इस पूरे के पूरे टॉपिक को लेकर मेंस में या फिर इवन प्रीलिम्स में अभी तक सवाल देखा नहीं है, लेकिन हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल में रॉक साइकिल को लेकर दोस्तों सवाल आ चुका है। अगर आप लोग फिर भी ऑप्शनल की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी दोस्तों संभावना पूरी बनती है कि कल को इस टॉपिक से सवाल आ सकता है, तो इसको लाइटली बिल्कुल भी ना लें। कमिंग टू मिनरल्स, लास्ट टॉपिक है, ब्रीफली बात करूंगा। रॉक्स किस चीज से बने हुए हैं? रॉक्स दोस्तों मिनरल से बने हुए हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिनकी खुद की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मिनरल्स आपको बहुत तरह के देखने को मिलते हैं, मिनरल्स के फायदे बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इंडस्ट्रीज में आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम वगैरह वगैरह आपको जगह जगह पे इस्तेमाल करने को मिलते हैं। ये सब आते कहाँ से हैं? ये सब रॉक से ही आते हैं। आपने नाम सुना होगा ना नेचुरल रिसोर्सेज का। दोस्तों जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उसमें मिनरल्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जांपल भारत में अब झारखंड है, झारखंड वैसे शायद उतनी एडवांस्ड स्टेट नहीं है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में झारखंड के सामने कोई नहीं आता, बिकॉज उसमें बहुत सारे उसको रॉक्स एंड मिनरल्स प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। सिमिलरली कर्नाटका में एक एरिया है धारवाड़ का, वहां पर भी दोस्तों आपको बहुत सारे रॉक्स एंड मिनरल्स देखने को मिलते हैं, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द वेरियस हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। लेकिन उसके चलते धारवाड़ रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए बन जाता है। तो ये मिनरल्स हैं, इनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी में। आप कहेंगे सर सब कुछ तो क्लास 11 की एनसीईआरटी में ही है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग आपका एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको चीज़ों की तरफ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली होती हैं। डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 11th में, लेकिन हाँ, रॉक साइकिल को और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ना था जो कि मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है। इसके बारे में, रॉक्स के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको मैं क्लास 11 की एनसीईआरटी में जाकर के दे दूंगा। फिलहाल के लिए क्लास में इतना ही। इसी क्लास के आधार पर जो होने वाली एमसीक्यू क्लास है दोस्तों, उसमें आकर के आप लोग डेफिनेटली जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपने आप को टेस्ट कीजिए कि बेसिकली जो आपने आज पढ़ा है क्या आप उसके बेस पे एमसीक्यूज को टेस्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। इसी से आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।